गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब से अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा की फ़ीस में कई गुना बढ़ोतरी की है, तब से एक टर्म काफ़ी तेज़ी से पूरे दुनिया में पॉपुलर हो रहा है। वो टर्म है GCC, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह विकास का नया इंजन होगा और इसका विशेष महत्व भारत सहित तमाम अन्य विकासशील देशों में होगा। कई MNCs ने भारत में ऑलरेडी अपने GCC स्थापित करने शुरू कर दिए हैं। आइए समझते हैं कि भारत सहित तमाम देशों में इसकी क्या उपयोगिता है। माना जा रहा है कि भारत पूरे दुनिया में इस GCC के वैश्विक मानचित्र पर काफ़ी तेजी से उभरा है, एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बना है। H1B वीज़ा विवाद के बाद GCC का महत्व बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब भारतीय या अन्य देशों के जो प्रोफेशनल विदेशों में जाकर रोजगार करते थे, उनकी एंट्री की जो फीस है वो कई गुना बढ़ गई है। ये भार चूंकि कंपनियों को वहन करना पड़ता है, तो इस रिस्पेक्ट में कंपनियों के लिए, जो मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो चाहेंगी कि भारत सहित तमाम ऐसे देश जहां पर उन्हें कुछ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, वहां पर टैलेंट पूल है, प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बड़ा बाजार है, वैसे सभी देशों में वो अपना सेंटर स्थापित करें और वहीं पर रोजगार को वो आउटसोर्स कर दें। MNCs अपने निवेश के लिए और प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए ये कार्य कर सकती हैं। इससे न सिर्फ रोजगार और नवाचार यानी इनोवेशन में वृद्धि होगी, बल्कि ये वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी गति देने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है। GCC दरअसल होता क्या है, जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी अन्य देश जैसे भारत, चीन आदि में अपनी कोई कार्यशाला स्थापित करती है, कार्यस्थल यानी वर्क प्लेस स्थापित करती है, तो उसे GCC कहते हैं। इसे आसान भाषा में समझिए कि जैसे एक कंपनी है अमेजन ने अपना रिसर्च सेंटर, इनोवेशन सेंटर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेंटर ये अगर भारत में स्थापित करे तो ये GCC कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर एप्पल कंपनी अभी भारत के अंदर अपने मोबाइल फ़ोन, जो प्रीमियम मोबाइल होते हैं, उनका प्रोडक्शन लाइन इस्टेब्लिश करती है, तो ये GCC कहलाएगा। तो निश्चित रूप से अगर ये भारत में स्थापित होता है तो न सिर्फ वहाँ के रोजगार सृजन में मदद होगी, बल्कि रिसर्च और डेवलपमेंट के माध्यम से इनोवेशन में भी काफ़ी प्रगति आएगी। स्थापना का उद्देश्य अगर देखा जाए तो इससे सॉफ्टवेयर का विकास, अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस, डाटा विश्लेषण, ग्राहक सहायता, जहाँ पर ग्राहक हैं वहीं पर एट स्पॉट, वहीं पर वो सुविधाएं अगर प्रदान करा दी जाती हैं, वित्तीय प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण विषयों को संभालना इन GCC का उद्देश्य होता है। आम भाषा में देखा जाए तो AI से जुड़े उपकरण बनाना, ग्लोबल बैंकिंग का प्रबंधन करना, संचालन करना, ये सब जो मूल कंपनियां हैं, मदर कंपनी हैं, उनके लिए अनुसंधान, रिसर्च वर्क भी ये कर सकते हैं। आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, डाटा एनालिसिस में इनका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। भारत में अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में 1800 से अधिक GCC सक्रिय हैं, यानी कई कंपनी हैं जिन्होंने अपना GCC भारत में स्थापित कर लिया है और इसके माध्यम से 2,16,000 से अधिक रोजगार का सृजन हुआ है। यानी इन GCCs के माध्यम से भारत में रोजगार सृजन भी हो रहा है। GCC के स्थापना हेतु भारत में आदर्श स्थिति है। अगर कहा जाए तो भारत में एक आइडल कंडीशन है जहां पर GCC की स्थापना कराई जा सकती है और उनका विकास कराया जा सकता है। इसमें दो महत्वपूर्ण जो तत्व हैं वो है प्रतिभाओं की बड़ी संख्या। बहुत बड़ी संख्या में भारत में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं या हायर डिग्रीज भी लेते हैं, कई प्रकार के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, तो कई प्रकार के स्किल डेवलपमेंट के भी कार्य हो रहे हैं। तो प्रतिभाओं की बड़ी संख्या है जो हर साल कॉलेजों के माध्यम से निकल रही हैं। और दूसरा, भारत का विशाल मार्केट भारत का एक बहुत बड़ी पूंजी है जहां पर इन GCCs को कई आर्थिक बेनिफिट मिल सकते हैं। भारतीय GCC को अगर देखा जाए तो अभी पूरे ग्लोबल चेन का मात्र कुछ प्रतिशत है, लेकिन अगर मदर कंपनी के वैल्यू एडिशन की बात की जाए तो लगभग 10% से अधिक वैल्यू एडिशन वो भारत में कर रही है।
जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, अमेजन कंपनी ये भारत में लगभग 6 से 7 बिलियन डॉलर रुपए की कमाई कर रही है। उसी तरह से एप्पल कंपनी है, गूगल है। गूगल के रूप में अगर देखा जाए तो भारत जो है उसके लिए पूरे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। तो इन सभी जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं उनका इस्तेमाल करते हुए जीसीसी की स्थापना भारत में कराई जा सकती है। भारत सरकार भी जीसीसी विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। अभी विशाखापत्तनम में एक जीसीसी के विकास के लिए एक सम्मेलन किया गया था और उसमें फाइनेंस मिनिस्टर महोदया ने राज्यों को और केंद्र को एक साथ मिलकर इस क्षेत्र में कार्य करने का प्रोत्साहन दिया था। उनके मुताबिक उनका आह्वान था कि अभी वर्तमान में बेंगलोर, हैदराबाद, गुरुग्राम, ये सब जो बड़े शहर हैं यहाँ पर तो अच्छा काम हुआ है, लेकिन अब आने वाले समय में जो भारत के टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ हैं, जैसे अन्य राज्यों की जो राजधानियां हैं या वहाँ के जो बड़े शहर हैं या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी अगर संभव हो तो वहाँ पर भी जीसीसी के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की आवश्यकता है। हालांकि इसके लिए कई आवश्यक शर्तों की भी जरूरत होगी। कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट हैं जिनको अगर प्रोवाइड किया जाए तभी इस जीसीसी का विकास हो सकता है। इसमें सबसे पहला होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस कि जैसे मान लिया जाए कोई भी विदेशी संस्था आती है, भारत में निवेश करती है, तो सबसे पहले रोड है, बिजली की सुविधा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रॉपर होनी चाहिए कि वहाँ पर एक आदर्श स्थिति हो, कम से कम एक रहने सहने और रोड, सड़क, इन सब की व्यवस्था अच्छी हो जिससे इनके विकास में मदद मिल सके। दूसरा है डिजिटल कनेक्टिविटी। भारत ने अभी 5G में काफ़ी अच्छा काम किया है। पूरे दुनिया में जो टेक्नोलॉजी पर कार्य हो रहा है, भारत ने उसके साथ अपने आप को जोड़ा है, समन्वय स्थापित किया है। तो डिजिटल कनेक्टिविटी में काम करने की आवश्यकता है और सबसे बढ़कर कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट पर काम करने की आवश्यकता है। तो भारत में जो डिग्रियां मिल रही हैं वो न सिर्फ डिग्री के लिए हो, बल्कि सही में जो स्टूडेंट उन कॉलेजों से निकलते हों वो इतने स्किल्ड हों कि इन जीसीसीज के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। तो 3 आवश्यक शर्तें हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कनेक्टिविटी और स्किल डेवलपमेंट। भारत सरकार ने अभी कुछ अच्छे काम भी किए हैं। जैसे सबसे पहले पूंजीगत व्यय जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट का क्रिएशन होता है, वहाँ पर जहाँ 2014 में 1.7% ऑफ टोटल जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद का 1.7% ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च होता था, अभी ये बढ़कर 3.2% हो गया है। और इसका असर निश्चित रूप से कई क्षेत्रों में, चाहे वो रेलवे नेटवर्क हो, रोड नेटवर्क हो, इसके साथ एयरपोर्ट हो, पोर्ट कनेक्टिविटी हो, इन सभी में अच्छा काम हुआ है। तो निश्चित रूप से इस कैपिटल एक्सपेंडिचर की यहाँ पर आवश्यकता होगी। अभी भारत के उद्योग संगठनों ने, जिसमें CII काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसने एक सुझाव दिया था जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसका सबसे पहले जो सुझाव था वो था कि राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय जीसीसी परिषद, नेशनल जीसीसी काउंसिल स्थापित करने की आवश्यकता है। जीसीसी काउंसिल जो राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगा, उसका कार्य होगा कि केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर जो निवेशक होंगे, जो वहाँ पैसा लगा रहे हैं, इनके बीच एक कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय स्थापित किया जा सके। यानी केंद्र और राज्य की पॉलिसी ऐसी हो कि वहाँ पर निवेशक को निवेश करने में, जो इन्वेस्टर है उसको इन्वेस्ट करने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। दूसरा, यहाँ पर डिजिटल आर्थिक क्षेत्र, डिजिटल इकोनॉमिक जोन बनाने की भी आवश्यकता है। यानी कुछ विशेष रियायतें, अगर कोई इन्वेस्टर काफ़ी अधिक मात्रा में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो निश्चित रूप से उसे कुछ विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होगी। तो जिस तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, यहाँ पर डिजिटल इकोनॉमिक जोन बनाने का सुझाव CII ने दिया था। तीसरा, उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में साझेदारी। अक्सर उद्योग जगत की शिकायत रहती है कि भारत से जो ग्रेजुएट निकलते हैं उन्हें नौकरी पर तत्काल रखना संभव नहीं होता है, उन्हें बहुत सारे ट्रेनिंग और प्रोबेशन कोर्स देने की आवश्यकता होती है। तो क्यों नहीं उद्योग जगत खुद भी कुछ जवाबदेही ले और शिक्षा का जो सिलेबस है वो बनाने में सरकार की मदद करे। साथ ही साथ वैसे कॉलेज जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनकी हैंड होल्डिंग करें। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेप हो सकता है। तीसरा, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, एकल खिड़की अनुमति प्रणाली।
यानी अगर कोई इन्वेस्टर आ रहा है तो उसके पास एक ही स्थान पर सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सुविधा हो, यानी एक जगह पर वो गया, कोई भी जगह हो सकता है, वहाँ पर वो जाता है और जो भी लाइसेंस की आवश्यकता है, कई तरह के क्लियरेंस की आवश्यकता है, बहुत तरह के क्लियरेंस की आवश्यकता भारत में होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी क्लियरेंस हो, टैक्स रिलेटेड कुछ क्लियरेंस की आवश्यकता होती है, प्रॉपर्टी रिलेटेड क्लियरेंस की आवश्यकता होती है, लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड क्लियरेंस की आवश्यकता होती है। तो एक ऐसा विंडो प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर जो इन्वेस्टर है उसको सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएं और वो निश्चिंत होकर काम कर सके। स्थानीय स्तर पर भूमि, बिजली सब्सिडी, ये सब भी वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है उनके माध्यम से मुहैया कराने की आवश्यकता है। अगर ये सारी शर्तें भारत सरकार पूरा करती है और उसमें उद्योग की भी साझेदारी होती है, लोकल लेवल पर जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, उनकी भी साझेदारी होती है, तो निश्चित रूप से ये कार्य हो सकता है, जैसा कि CII का मानना है। सरकार भी मानती है कि अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो इस दशक के अंत तक, यानी बहुत लंबे समय में नहीं, नियर फ्यूचर, इस दशक में ही लगभग 2.5 करोड़ नई नौकरियों का सृजन इस GCC के माध्यम से किया जा सकता है। इसकी समरी समझते हैं। GCC बेसिकली किसी भी कंपनी का एक वर्क प्लेस होता है जो किसी अन्य देश में स्थापित किया जाता है। GCC का उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। यहाँ पर भारत के दृष्टिकोण से और युवाओं के दृष्टिकोण से रोजगार की कई संभावनाएं हैं। भारत का उद्योग जगत भी मानता है कि अगर इसे बेहतर तरीके से उपयोग में लाया जाए तो निश्चित रूप से भारत की आर्थिक तरक्की में यह काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। और जबकि कई देशों में कई प्रकार की समस्याएं बढ़ रही हैं, अमेरिका में H1B वीज़ा का जो फीस था वो कई गुना बढ़ा दिया गया है, टैरिफ वॉर चल रहा है, तो ऐसे में क्यों नहीं MNCs और भारत सरकार अगर इच्छुक हो तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाए और आर्थिक वृद्धि और रोजगार की एक नई इबारत रची जाए। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इस इंफॉर्मेशन का उपयोग अपनी जो परीक्षाएं होती हैं, जैसे मान लिया जाए किसी एग्जामिनेशन में, स्पेशली UPSC या BPSC, इन सभी परीक्षाओं में अगर प्रश्न पूछा जाता है कि H1B वीज़ा के लागू होने से भारत पर क्या असर पड़ेगा और उस चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठा सकती है, तो निश्चित रूप से इस स्टेप में ये GCC काउंसिल एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। उम्मीद है मुझे आप सभी को ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।